प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इस बीच इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जो चिराग दिल्ली की घटना जो सराय काले खान के है, जो घाट की बात सामने आ रही है कि वहाँ पे दो अलग अलग समितियाँ हैं, एक आम आदमी पार्टी की, एक भाजपा की है। तो बीजेपी की जो नई दिल्ली से सांसद हैं माननीय सुश्री बांसुरी स्वराज जो हैं, ये वहाँ पे पहुँची थी और इन्होंने ये बताया कि बीजेपी वाले जो हैं वहाँ पे 17 साल से उस घाट पे छठी मैया की पूजा चल रही है। हर वर्ष यही करवाते हैं बीजेपी वाले ही। और ये कह रहे हैं नहीं जी, जो आम आदमी पार्टी की जो समिति है ये वहाँ पहुँच के लड़ाई झगड़ा करने के लिए, नहीं जी पूजा हम कराएंगे। अब मुझे बताइए, जब सुश्री बांसुरी स्वराज जो हैं उन्होंने यही 3 लोग अप्लाई कर सकें। मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन डॉक्टर वो चाहिए जो चाइना से मतलब अपना मेडिकल करके आया हो। इन्होंने ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि मात्र यही 3 लोग अप्लाई कर सकें, उसके अंदर भी घोटाला हुआ। देखो, इन्होंने 10 वर्ष यमुना की क्लीनिंगनेस के लिए कुछ नहीं किया। अब ये आखिरी समय आता है, ये एज यूजुअल ये अधिकारी हमारी नहीं सुनते। जैसे जिस तरीके से आपने जो यमुना की बात उठाई, तो यमुना में जिस तरीके से कुछ दिन पहले मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी यमुना की, यमुना का जो हाल हो रहा है वो बहुत बुरा हाल हो रहा है। जैसे लग रहा है कि दिल्ली ये एक यमुना नदी नहीं लग रही, वो लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे एक नाला है। तो ये जैसे कि जिस तरीके से हम देखें तो ये जो ओखला इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से मुझे लगता है कि उसके बाद ही ये यमुना जो ज़्यादा प्रदूषित हो रही है उसके बाद ही हो रही है। क्या आपको ये लगता नहीं? ऐसे क्या, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में 10 जो वाटर सीवेज प्लांट आते हैं उसमें कोई काम नहीं चल रहा। कुछ ऑपरेशन में नहीं है, कुछ ख़राब है, कुछ पूरी तरह से बंद पड़े हैं। ना तो इन्होंने, मैंने अभी क्या बताया कि ऑगमेंटेशन और अपग्रेडेशन उन्हीं के लिए। सीएम को आप जिस तरीके से आप धमकी दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो नहीं, ये जो आप जो बता रहे हैं ना, मेंटली डिस्टॉर्टेड, मतलब अभी जो बता रहे हैं कि वो महिला जो जिसने धमकी दी है मुंबई में, तो वो मूल रूप से मानसिक असंतुलन की शिकार थी। अब थी या नहीं थी ये तो बचाने के लिए, वो बचाने के लिए भी लड़की को बचाने के हाँ हो सकता है, बिकॉज ऐसा मैंने इस तरह की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं और जो हमारे जो ओवरसीज जो NRIs हैं, PIOs हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, उनके अधिकारों का, उनके सम्मान का, उनके डिग्निटी का हनन करते हैं, उनके धर्म की, उनकी आस्था की को ठेस पहुँचाते हैं। हाँ, अपने पर्सनल हित के लिए, हम अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, बिकॉज जिस तरह अमेरिका कहता है कि तुम एक यूपी के एक मुख्यमंत्री को आप धमकी दे दोगे, वो भी इस तरीके से आप धमकी दोगे, तो ये इसे बिल्कुल भी आप जो है इस बात को हल्के में नहीं ले सकते और इस तरीके से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा किसी की हिम्मत न हो कि ऐसे मुद्दे दोबारा कोई उठाए। इस तरीके से किसी सीएम को मारने की आप आज बात कर रहे हो, कल तो आप जो है पीएम को भी मारने की बात करोगे। तो नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली के मिस्टर अरोड़ा जी, जो कि राजनीतिक समझ रखते हैं काफ़ी, इन्हें नॉलेज रहती है कि राजनीति के बारे में इन्हें काफ़ी जो है नॉलेज है। तो अब आज देखिए जिस तरीके से जो मुद्दा चल रहा है, तो यमुना का मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से यमुना में काफ़ी राजनीति तेज़ हो रही है कि जिस तरीके से यमुना को साफ़ नहीं किया गया, जो सफ़ेद बूँदें उठ रही हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा घमासान बना हुआ है। और चिराग दिल्ली में जिस तरीके से अभी जो मैटर चल रहा है, इस पर ज़्यादा ही राजनीतिक जो गंभीर जो बने हुए हैं जो मुद्दे, इस पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। तो इस बारे में हम पूछेंगे। जी बताइए अरोड़ा जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो क्या कर रही है? आपको क्या दिख रहा है क्या कि कर रही है? वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से बार बार मैं देख रहा हूँ कि हर 2-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके आतिशी जो कि सीएम हैं, जो है केजरीवाल भी करते हैं, उनके जो मंत्री हैं वो भी करते हैं। तो इस बीच इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जो चिराग दिल्ली की घटना जो सराय काले खान के है, जो घाट की बात सामने आ रही है कि वहाँ पे 2 अलग अलग समितियाँ हैं, एक आम आदमी पार्टी की, एक भाजपा की है। तो बीजेपी की जो नई दिल्ली से सांसद हैं माननीय सुश्री बांसुरी स्वराज जो हैं, ये वहाँ पे पहुँची थी और इन्होंने ये बताया कि बीजेपी वाले जो हैं वहाँ पे 17 साल से उस घाट पे छठी मैया की पूजा चल रही है।
हर वर्ष यही करवाते हैं बीजेपी वाले ही। और ये कह रहे हैं नहीं जी, जो आम आदमी पार्टी की जो समिति है ये वहाँ पहुँच के लड़ाई झगड़ा करने के लिए, नहीं जी पूजा हम कराएंगे। अब मुझे बताइए, जब सुश्री बांसुरी स्वराज जो हैं उन्होंने सितंबर एंड में शायद 29 सितंबर को उन्होंने परमिशन भी ली थी वहाँ पे घाट बनाने के लिए, और घाट बन के तैयार भी हो चुका है अच्छी तरह से। इनके पास परमिशन नहीं है। अगर सौरभ भारद्वाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हमें नहीं करने दी जा रही, हम करते थे अब बीजेपी वाले करने, मुझे बताइए यदि इनके पास परमिशन है, ये तो हर चीज़ जो है वो मीडिया में डालते हैं, ट्विटर पे बताते हैं ना हमने एलजी को ये लेटर लिखा, ये देखो ये हमारा लेटर वो लेटर। अगर आपके पास परमिशन है तो आप भी मीडिया में ओपन कर दीजिए, आप बता दीजिए कि हमने इस डेट को परमिशन ली थी। देखो इनका मेन मकसद जो है आपको बता दूं, वो मुद्दे से ध्यान भटकाना है। वो चाहते हैं कि अब इस घाट के ऊपर हमारी लड़ाई झगड़ा मीडिया में चल जाए, और वो जो यमुना मैया को जो इन्होंने गंदा करने का दुष्कर्म किया है, जो वहाँ पे इतनी जाग है, जो केजरीवाल जी जो कह रहे थे कि 2025 तक यमुना ना साफ़ कर पाऊँ तो मुझे वोट मत देना, मैं छठ पूजा पे खुद डुबकी लगाऊंगा, वो वाला टॉपिक हट जाए और ये वाला टॉपिक चल जाए। ये सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने में इन्होंने पीएचडी कर रखी है। ये इस वजह से देखिए, यमुना जो है गंदी, आपको मालूम है किस वजह से। ये आरोप तो लगाते हैं उसके ऊपर, ये क्या बोल रहे थे अभी, किसकी वजह से है, हरियाणा का नाम ले रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं, ये यमुना जो है, यमुना मैया जी जो हैं, ये दिल्ली में जब एंटर करती हैं उस क्षेत्र का नाम है पल्ला से होती हुई ये असगर पुल तक जाती है। ये लगभग 35 से 40 किलोमीटर का आई थिंक एरिया जो है वो कवर करती है। पल्ला से कश्मीरी गेट, वज़ीराबाद से कश्मीरी गेट से ITO से निज़ामुद्दीन से ओखला के बाद ये वही कलंदी कुंज के बाद जो असगर पुल है वहाँ तक जाती है। अगर ये हरियाणा की वजह से गंदी है तो मुझे बताइए, जो अभी साइंटिफिक जो प्रूफ सामने आया वो ये बताया उन्होंने कि जब ये दिल्ली में एंटर करती है पल्ला पे, वहाँ पे 1 लीटर पानी के अंदर जो BOD मात्रा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये BOD मात्रा है जिसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने समय तक सर्वाइव रहता है, 1 से लेकर 5 तक होनी चाहिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। वो मात्रा है 2 मिलीग्राम, 1 लीटर के ऊपर 2 मिलीग्राम। और जब यही वहाँ टेस्ट किया गया असगर पुल के पास तो वहाँ पाएगी 85 मिलीग्राम पर लीटर। आप ये देखो, कहाँ 2 मिलीग्राम, कहाँ 85 मिलीग्राम, मतलब कितने गुना बढ़ गया वहाँ पे। तो ये दिल्ली का जो मात्र 2% यमुना जो है वो दिल्ली से निकलती है, और ये 40 किलोमीटर के एरिया पल्ला में मैंने आपको क्या बताया, 2 मिलीग्राम देखा गया 1 लीटर के ऊपर BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जब BOD चेक किया वहाँ पे असगर पुल के पास तो ये 2% से बढ़कर 85% हो गया। दूसरा पैरामीटर बताता हूँ आपको, एक और पैरामीटर है इसको मेजरमेंट करने का, उसको बोलते हैं फिकल। देखते हैं कि इसके अंदर फिकल कोलीफॉर्म कितना है। जब ये पल्ला पे मेज़र किया गया तो वो पाया गया कि 100 ml के ऊपर 2500 यूनिट है फिकल कोलीफॉर्म। फिकल मतलब ये देखना कि हमने मल मूत्र की कितना इसके अंदर है, पानी के अंदर। वहाँ कितना था, 2500 यूनिट 100 ml के ऊपर। और जब वहाँ देखा इन्होंने असगर पुल के ऊपर, वहाँ इसकी मात्रा पाई गई 49 लाख पर 100 लीटर, मतलब लगभग 50 लाख यूनिट जो है वो बढ़ गई वहाँ पे। तो इसका श्रेय जो है ये सारा जाता है केजरीवाल जी को। अब ये इन मुद्दों से यमुना जी जो गंदी की है इन्होंने, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये पहुँच गए वहाँ पे सराय काले खान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे। और दूसरी चीज़ और बताऊं जी, वहाँ पे जो जाग है उसको ख़त्म करने के लिए ये इतने शातिर हैं कि वहाँ पे केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं कि जाग नज़र ना आए जब छठ पूजा हो। जहाँ पे ऑलरेडी इतना केमिकल है जिस पानी के अंदर, उसमें फिर से इन्होंने केमिकल छिड़काव किया, मतलब गंदे को और गंदा करने का दुष्कर्म किया इन्होंने। देखिए ये जो यमुना मैया जी, ये इन्होंने जो दिल्ली के टैक्स पेयर का जो पैसा जो है जनता का, वो 8500 करोड़ खर्च हो चुका है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, इन्होंने खुद एफिडेविट दिया था 2017 से लेकर 2021 तक। इन्होंने खुद बताया एफिडेविट में 2017 से 2021 के बीच में 6856 करोड़ पे दिल्ली सरकार ने खर्च किए। कोई भी शख्स गूगल करके देख ले, आपके पीछे इतने शख्स खड़े हैं, कोई भी देख ले, मैं आंकड़ों के साथ ही बात करता हूँ जब भी करता हूँ। दूसरा, इन्होंने इसके करने के लिए एक टेंडर निकाला था 2022 में, इसके ऑगमेंटेशन और अपग्रेडेशन के लिए, मतलब रख रखाव के लिए भी और इसको अपग्रेड करने के लिए भी 2000 करोड़ का टेंडर था।
और उसके अंदर ये बताया कि टेंडर जो इन्होंने 4 टेंडर निकाले थे उसके लिए मात्र 3 लोगों ने ही अप्लाई किया। एक को 1 टेंडर मिला, दूसरे को दूसरा और तीसरे को 2 टेंडर दिए गए। ये मैं फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ। पहले तो ये बता रहे थे 1500 करोड़ का है, बाद में इसको बढ़ा दिया गया देने से पहले ही। उसके जो टेंडर दिया गया उसके नाम इस तरह से सेट किए गए यही 3 लोग अप्लाई कर सकें। मान लो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन डॉक्टर वो चाहिए जो चाइना से मतलब अपना मेडिकल करके आया हो। इन्होंने ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि मात्र यही 3 लोग अप्लाई कर सकें। उसके अंदर भी घोटाला हुआ। देखो, इन्होंने 10 वर्ष यमुना की क्लीनिंगनेस के लिए कुछ नहीं किया। अब ये आखिरी समय आता है, ये एज यूजुअल ये अधिकारी हमारी नहीं सुन, आफ्टे डाल रहे हैं, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। ये जनता ना अब इनके इस तरह की नौटंकी से उब चुकी है। देखिए, झूठ चलता है कुछ हद तक, एक बार चल गया, 2 बार। आप 10 साल दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। अब दिल्ली की जनता जो है ना, इनकी इस तरह की नौटंकीबाजी से उब चुकी है। अब ये देखना, जो 2025 फरवरी के अंदर दिल्ली की जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी। देखो, अगर दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई ना, तो इनकी पूरी तरह से पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। रीज़न क्या कि दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली से इनकी शुरुआत हुई। जब दिल्ली में हारेंगे, अब यदि इन्होंने 10 वर्ष 5 वर्ष कुछ काम किया होता, केजरीवाल जी को आज गली गली जो खाकना छाननी पड़ती। आज ये सड़क सड़क जा रहे हैं ना, गलियों में धक्के खा रहे हैं ना जनता को। फिर अभी इन्होंने क्या बोला कि जो पानी के या बिजली के जो बढ़े हुए बिल हैं, जो पानी के बिल जो हैं जो बढ़े हुए आ रहे हैं, ये 5 महीने अंदर चले गए थे, उस कारण कुछ रुकावट आ गई। अब यदि ये फिर से चुन के आएंगे तो ये बिल माफ़ करेंगे। ये साफ साफ दिल्ली की जनता जो है उनके साथ एक दगा किया जा रहा है। यदि इन्होंने माफ़ करने हैं तो जो आतिशी मार लेना है, क्या उनके पास पावर नहीं है? उनके पास भी अथॉरिटी है। आप कह रहे हो मैं जब दोबारा मुख्यमंत्री बन के आऊँगा तब माफ़ करूँगा, तो अभी भी आप मुख्यमंत्री हो। इवन कि केजरीवाल सुपर मुख्यमंत्री हैं, और जो नई नवेली जो कम्युनिस्ट खड़ाऊ मुख्यमंत्री जो इंडिया आतिशी मार लेना, वो भी तो माफ़ कर सकती हैं। इन्होंने पहले एलजी को लेटर लिखी थी कि ये जो पानी के बढ़े हुए बिल हैं इसकी संख्या जो है लगभग ये 10 लाख के आसपास है, और दिल्ली में जो उपभोक्ता है वो हैं कोई 27 लाख के आसपास, 27.5 लाख। तो एलजी साहब ने कहा जी जो बढ़े हुए बिल जो आप माफ़ करने जा रहे हो उन लोगों के जिन्होंने नहीं भरे, लेकिन जिन्होंने बढ़े हुए बिल भर दिए तो आप उनके भी माफ़ कीजिए। अगर माफ़ करने हैं तो सभी के कीजिए ना। किसने डर के कारण भर दिया हो अगर बिल 50,000 का 70,000 रुपये का, तो उसका भी तो माफ़ होना चाहिए। ये रोप प्रतिरोप की राजनीति कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं कि मुझे दोबारा चुनोगे तो मैं बिल माफ़ करूंगा। अरे करने हैं तो अभी आपकी सरकार है, जितनी पावर अभी है उतनी बाद में होगी, लेकिन ये नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि जो इनको दिल्ली जल बोर्ड 700 करोड़ प्रॉफिट में मिला था, आज उसके ऊपर 70,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज चल रहा है। ये पूछिए क्या। अच्छा, जैसे जिस तरीके से आपने जो यमुना की बात उठाई, तो यमुना में जिस तरीके से कुछ दिन पहले मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी यमुना की, यमुना का जो हाल हो रहा है वो बहुत बुरा हाल हो रहा है। जैसे लग रहा है कि दिल्ली ये एक यमुना नदी नहीं लग रही, वो लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे एक नाला है। तो ये जैसे कि जिस तरीके से हम देखें तो ये जो ओखला इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से मुझे लगता है कि उसके बाद ही ये यमुना जो ज़्यादा प्रदूषित हो रही है उसके बाद ही हो रही है। क्या आपको ये लगता नहीं ऐसे? क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ये दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में 10 जो वाटर सीवेज प्लांट आते हैं उसमें कोई काम नहीं चल रहा। कुछ ऑपरेशन में नहीं है, कुछ ख़राब हैं, कुछ पूरी तरह से बंद पड़े हैं ना। तो इन्होंने, मैंने अभी क्या बताया कि ऑगमेंटेशन और अपग्रेडेशन उन्हीं के लिए 2022 में, तो इतने वर्ष ये क्या करते रहे, वो पूरी तरह से ठप पड़े हैं। ये जो डायरेक्ट जो दिल्ली का जनता का जो मल मूत्र डायरेक्ट यमुना मैया में गिर रहा है ना, तो ये यमुना मैया को पूरा गंदे नाले में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी शख्स ऐसा जो डुबकी लगा के बाहर आए ना, तो वो बिना बीमारी के नहीं बच सकता। मैं आपको बताऊं, जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे आदेश गुप्ता जी, तो माननीय आदेश गुप्ता जी ने अरविंद केजरीवाल जी को चैलेंज किया था कि आप यमुना में आइए, इस तरफ क्षेत्र में आइए यमुना जी के, और आप जिस क्षेत्र में कहेंगे उसी क्षेत्र से आप पानी का एक गुट पीकर दिखाइए। मतलब अपनी मर्जी से यमुना जी का कोई भी क्षेत्र चुन लीजिए, वहाँ का एक पानी का गुट पीकर दिखा दीजिए। साथ में उन्होंने ये भी प्रश्न किया था कि जो 38 नाले जो हैं जो गिर रहे हैं उसके लिए आपने क्या कदम उठाए। इन्होंने इतने वर्ष कोई काम नहीं किया। अब जब छठी मैया के समय जो हमारे पूर्वांचली भाई बहन, जब वो वहाँ पे देखो, वो तो श्रद्धा से काम करेंगे, वो डुबकी लगाएंगे तो श्रद्धा के अनुसार एक अमृत समझ के उसका एक गुट पी भी लेंगे, लेकिन वो कोई भी शख्स जो है
वो तो ये सोच रहा है कि मैं यमुना मैया का पानी जो है वो ले रहा हूँ, ये अमृत समझ के, लेकिन उसे नहीं मालूम ये पानी नहीं है, ये गंदा नाला मल मूत्र है पूरी दिल्ली का। ये गंदे नाले में डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो ये बार बार चिकनी चुपड़ी बातों में आ भी जाते हैं इनकी, केजरीवाल जी की। लेकिन अब जो है कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब जनता इस बार चुनाव में इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। जी चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार, यूएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, और ये जिस तरीके से कनाडा में जो जिस तरीके से हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ है, और योगी आदित्यनाथ पे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को जिस तरह मारने की धमकी दी गई है, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी को जिस तरीके से मारा गया है, उसी तरीके से आपको भी हम मारेंगे, इस तरीके से जिस महिला ने बयान दिया उसे हालांकि अब हिरासत में ले लिया गया है। और इस बीच पर वकील साहब से हम पूछना चाहेंगे, वकील साहब इस बीच में आप क्या राय रखते हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई और कनाडा में हिंदू मंदिर पर जिस तरीके से हमला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कनाडा पर जो हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों के समर्थक के द्वारा जो आक्रमण हुआ है, आई मीन इट्स टोटली आउट ऑफ लॉ। आई मीन इट्स आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी ऑफ हिंदू पीपुल। और इमीडिएटली सरकार को, बिकॉज जो कैनेडियन जस्टिन का जो एक्शन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन का, तो भारत सरकार को इसमें सीरियसली इंटरवीन करना होगा और भारत सरकार को दिखाना होगा कि हमारे समुदाय के लोगों पर, हमारे देश के लोगों, मूल ओरिजिन लोगों पर अगर तरह की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, और जो हमारे जो ओवरसीज जो NRIs है, PIOs हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, उनके अधिकारों का, उनके सम्मान का, उनके डिग्निटी का हनन करते हैं, उनके धर्म की, उनकी आस्था की को ठेस पहुंचाते हैं, हाँ, अपने पर्सनल हित के लिए, हम अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, बिकॉज़ जिस तरह अमेरिका कहता है कि तुम आदमी को मारेंगे तो हम तुम्हारे 1000 आदमी को मारेंगे, तो वही स्टैंड भारत को लाना होगा, तभी पूरी दुनिया में ये बात जाएगी। बिकॉज मोदी जी का जो एक इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल लीडर का जो इन्फ्लुएंस है, अगर हम अपने डायस्पोरा कम्युनिटी को जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हम सबको लाभ दे रहे हैं, हम किसी को वहाँ धोखा देने नहीं गए, हम कमाते भी हैं और वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के संस्कृति को, वहाँ के सारे सिस्टम को हम सपोर्ट कर आगे बढ़ा रहे हैं, उस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है, अगर हमारे सरकार के द्वारा ओवरसीज में जो बैठे हुए हमारे डायस्पोरा कम्युनिटी हैं उनको मदद नहीं मिलता है, तो फिर बहुत बड़ा ये दुख की बात है। आई थिंक द मोदी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मस्ट टेक द सीरियस एक्शन अगेंस्ट दिस। जो जिस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिस तरीके से बोला गया है कि जिस तरीके से जान से मारने की जो धमकी दी गई है, वो भी देश में 3 ही लोग पावरफुल होते हैं, जिस तरीके से PM, CM और DM। तो जिस तरीके से एक यूपी स्टेट के एक CM को आप जिस तरीके से आप धमकी दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो नहीं, ये जो आप जो बता रहे हैं ना, मेंटली डिस्टॉर्टेड, मतलब अभी जो बता रहे हैं कि वो महिला जो जिसने धमकी दी है मुंबई में, तो वो मूल रूप से मानसिक असंतुलन की शिकार थी। अब थी या नहीं थी, ये तो बचाने के लिए, वो बचाने के लिए भी लड़की को बचाने के लिए हो सकता है। बिकॉज ऐसा मैंने देखा है कि कई जो लोग हैं जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं, वो कोई गलती कर देते हैं तो उनको तो या तो बिखरे हुए लोग हैं, या फिर पद से भटके हुए लोग हैं, या मेंटली रिटायर्ड लोग हैं, इस तरह कहकर उनको कोर्ट के सीरियस स्टर्न एक्शन से बचाने की प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमें लगता है कि हमें सीरियसली लेना चाहिए, और चाहे मोदी जी के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, चाहे पॉलिटिकल एरोनियस कॉन्वेंट आता है, या योगी जी के खिलाफ, या एनीबॉडी हु इज़ सिटिंग ऑन द डिग्निफाइड
जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, तो उसके खिलाफ जो है घोर संघर्ष भी करना चाहिए, रोड पर भी, संसद में भी, और कानून के द्वारा भी एक्शन लेना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। नमस्कार, यूएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका में जो इलेक्शन चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो कहा जाए अमेरिका में तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से दोनों के बीच जो चल रही है जंग, तो उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो कनाडा में जो हिंदू मंदिर पे जो हमला हुआ है, और उसके बाद फिर हम आएंगे योगी आदित्यनाथ को, जैसे एक फातिमा नाम की एक लड़की ने जिस तरीके से धमकी दी है, तो ये काफ़ी बड़ा मामला है। ये जिस तरीके से फातिमा नाम की एक लड़की ने योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्हें धमकी दी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ हैं दिल्ली के एक युवा हैं हमारे साथ, हम इनसे पूछना चाहेंगे। जी बताइए, आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, आप किस एंगल से आप देखते हैं? देखिए, आपने बताया है अभी कि अमेरिका के अंदर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में किस तरह का माहौल बना हुआ है। वहाँ पर आज से उनकी जो है मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कनाडा के अंदर हिंदू मंदिर पर जो खालिस्तानी वहाबी होते हैं, उन्होंने हमला किया है। और आपने बताया फिर कि एक मुस्लिम महिला या लड़की जिसका नाम फातिमा है, उसने योगी जी को धमकी दी है किसी भी प्रकार की। ये सब आपने बताया। मैं पहले ये जानना चाहूँगा, एक पत्रकार के रूप में आप इसको किस तरह देखते हैं? आप मुझे पहले जवाब दीजिए। तो देखिए, जिस तरीके से जो हमला हुआ है योगी आदित्यनाथ पे, जिस तरीके से वार किया गया है, वाक्यों का जो वार किया गया है, जो धमकी है, एक सीएम, देखिए तीन ही लोग होते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। मतलब एक यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका जो पावर है, फैन फॉलोइंग है, तो वो तो इतनी ज़्यादा है कि अब इस बीच में अब इस तरीके से एक यूपी के एक मुख्यमंत्री को आप धमकी दे दोगे, वो भी इस तरीके से आप धमकी दोगे, तो ये इसे बिल्कुल भी आप जो है इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। और इस तरीके से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा किसी की हिम्मत न हो कि ऐसे मुद्दे दोबारा कोई उठाए। इस तरीके से किसी सीएम को मारने की आप आज बात कर रहे हो, कल तो आप जो है पीएम को भी मारने की बात करोगे। तो ये चीज़ें जो इस तरीके से गलत जो लोग बोल रहे हैं, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके पीछे कौन है, इसका भी पूरे अच्छे तरीके से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, आपको ये तो पता ही होगा पहले से ही कि जांच तो इसकी हो रही है, उस लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब प्रश्न आता है, आपने ये कहा कि इसके पीछे कौन हो सकता है, ये कहा ना आपने, तो यही प्रश्न तो कनाडा में भी उठाना चाहिए। कनाडा के अंदर भी तो यही प्रश्न उठता है। जी बिल्कुल, जैसे कनाडा में जो हमला हुआ है हिंदू मंदिर पर, तो ये भी बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही आ रही है सामने। जिस तरीके से हिंदू मंदिर पे जिस तरीके से वहाँ के पुजारी ने जो बात कही है, तो वहाँ के पुजारी का कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये साफ बोल दिया है कि ये कनाडा के हिंदुओं के ऊपर नहीं, पूरे विश्व के हिंदुओं के ऊपर ये हमला हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है जो उन्होंने बोला है, जो स्टेटमेंट वहाँ के पुजारी ने दिया है वो बिल्कुल सही है। तो इसको आप किस तरीके से लेते हैं, जो है किस तरीके से आप इस चीज़ को मानते हैं? देखिए, पुजारी जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात और बोलूँ। लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता है, उसको कुछ ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं बड़ी साधारण सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए हम मान लेते हैं कोई ये कहता है कि हिंदू धर्म को नहीं ख़त्म किया जा सकता। ये पेड़ पौधे, धरती, आकाश, अगर हम इनको हिंदू धर्म मानते हैं तो इनका पालन करने वाले, उनका सम्मान करने वाले, इनकी पूजा पाठ करने वाले हिंदू ही तो हैं। इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, पेड़ पौधों को, ठीक है मान लिया, लेकिन हिंदू को तो ख़त्म किया जा सकता है ना। हिंदू तो एक इंसान ही है। तो कनाडा के अंदर वही तो कोशिश हो रही है, और क्या हो रही है। एक बार सनातन धर्म को मानने वाले, उसकी उपासना करने वाले हिंदुओं को तुम ख़त्म कर दो, जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ है, जैसे हमारे पश्चिम बंगाल में भी हुआ है, अभी भी हो ही रहा है, हो रहा है ना। जैसे हैदराबाद के अंदर भी होता है, जैसे यहाँ दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में हुआ था,
सब जानते हैं इन बातों को। तो एक बार जो सनातन धर्म की उपासना करते हैं उनको ख़त्म कर दो, सनातन धर्म को मानने वालों को ख़त्म कर दो। जब ना लोग होंगे नाम लेने वाले सनातन धर्म को, तो सनातन धर्म का खात्मा हो ही गया। पेड़ पौधों को थोड़ा कोई ख़त्म करता है, आकाश को, धरती को कैसे कोई ख़त्म कर देगा? ख़त्म कर देगा। उसके लिए तो परमाणु बम छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, लेकिन जो परमाणु बम छोड़ेगा वो खुद भी मरेगा, है कि नहीं है? लेकिन अगर हिंदू को, सनातन धर्म को ख़त्म करना है प्रैक्टिकली, हिंदू को मार दो, सनातन धर्म ख़त्म। अब बात आती है अमेरिका के चुनावों पर। आपने अच्छी तरह देखा है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी केवल वहाँ पर मतदान शुरू होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है वो उसकी समाप्ति चाहते हैं। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप है एक व्यापारी आदमी, वो आएगा। अमेरिका के अंदर इस वक्त रोज़गार की जो बेरोज़गारी है उसकी समस्या पैदा हो रही है, आपको पता होगा। धीरे धीरे जो है डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, आपको ये भी पता होगा। अमेरिका के अंदर किस तरह से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या इलीगल लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उनकी समस्या पैदा हो रही है। और वो समस्या कौन पैदा कर रहे हैं? वो मुसलमान पैदा कर रहे हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जो कनाडा के अंदर हमला हुआ है, ये क्यों हमला हुआ है? कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है, वो इस हमले को करवाकर ये साबित करना चाहती है कि वो भारत के ऊपर दबाव बना रही है। ये हमला केवल वहाँ के मंदिर पे नहीं है, ये हमला भारत में जो राम मंदिर बना है वो लोग उससे चिढ़े हुए हैं। राम मंदिर के बनने से सऊदी अरब चिढ़ा हुआ है, पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा कश्मीर में कैसे हमले हुए हैं। उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद कश्मीर में हमले हुए हैं ना, तो आप इन सबको जोड़ के देखिए ना। उस लड़की ने जो योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दी है कि जो है इस्तीफ़ा दे दो नहीं तो तुम्हें मार देंगे, जैसे बाबा सिद्दीकी को मारा गया है, यही धमकी दी ना उसने ट्विटर के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही है, सही है कि नहीं? यही हुआ है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, आप केवल उस एक लड़की को देख रहे हैं, वो एक केवल लड़की नहीं है। आपको याद होगा जब शाहीन बाग में महिलाएं धरने पे बैठी हुई थी, सो कॉल्ड धरना जिसको केजरीवाल ने चला रखा था, अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई क्या कह रहा था, सॉरी इसका असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन क्या कह रहा था? वो अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था अभी तो शेरनियाँ उतरी हैं रोड पर। किनको शेरनियाँ बोल रहा था? वो बोल रहा था जो मुस्लिम महिलाएं शाहीन बाग के दंगे में शामिल थी, उनके माध्यम से दंगा भड़काया गया वहाँ पर, वो उनको शेरनियाँ बोल रहा था। कौन सी शेरनियाँ? अल्लाहवादी शेरनियाँ। सारी की सारी महिलाएं अल्लाहवादी शेरनियाँ थी, जिनके साथ साथ केजरीवाल की पार्टी की महिला मेंबर भी खड़ी हुई थी उस टाइम पर। तो ये जो लड़की है फातिमा, ये भी अपने आप को अल्लाहवादी शेरनी समझ रही है। देखिए, हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति जब किसी को वोट डालने जाता है तो किस लिए वोट डालता है? वोट डालता है मतलब कि अच्छा मैं बता वोट डालता है एक इंसान को अच्छा रोज़गार मिल जाए, ठीक है। मैं पूजा पाठ करता हूँ, घर में भी करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, ठीक है। मैं जब पूजा पाठ करूँ शांति से पूजा पाठ करूँ, मंदिर जाऊँ तो वहाँ शांति से पूजा पाठ कर लूँ, शांति के लिए, लड़ाई झगड़ा ना देखना पड़े हमें, किसी भी तरह का देश में आतंकी हमला ना देखना पड़े, हम अच्छे से एजुकेशन ले सकें स्कूल में, कॉलेज में। हम वोट इसलिए डालते हैं हमारे देश का व्यापार बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े। मुसलमान, मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मुसलमान क्या नाम है, हमारे देश के अंदर ऐसे भी मुसलमान हैं जो कि हमारी सेना के अंदर मुसलमान जाते हैं, हाँ देशभक्त हैं, ठीक है। मैं उन मुसलमानों की बात, हमारी सेना के अंदर किस तरह के, मैं किस तरह के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ? वो मुसलमान जो देश के लिए शहीद होने को तत्पर रहते हैं। मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सेना से रिटायर होने के बाद में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर वहाँ के मुस्लिम लड़कों को भड़काते हैं कि इस्लाम ख़तरे में है या हम जो है खौफ के साए में जी रहे हैं। अभी ऐसा ही एक लेफ्टिनेंट जनरल समीरुद्दीन शाह ने ऐसा अपना बयान दिया है। मैं ऐसे आर्मी ऑफिसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं किस तरह के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ केवल और केवल उन मुसलमानों की जो हमेशा इस देश के लिए इस देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कैसे मुसलमान? गफ्फार अब्दुल गफ्फार जैसे, जो बंटवारे के टाइम पे जिनको बेचारों को पाकिस्तान भेज दिया गया, वो जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान। मैं ऐसे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कैसे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ? जो अंबर जैदी हैं, एक महिला है, वो हमेशा मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करता है इस्लाम, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आपने उनका नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं ऐसे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आ रही है? यहाँ पे बड़ी स्पष्ट रूप से समस्या आ रही है, जो मुसलमान वोट डालने जाते हैं वो कौन सी बहुत बड़ी संख्या के मुसलमान हैं? वो बड़ी संख्या के वो मुसलमान हैं जिनके आप घर में जाके उनसे, आप खुद एक पत्रकार के रूप में सर्वे कीजिएगा कभी जाके, आप उनसे कहिएगा कि मैं जो है एक सांसद हूँ, एक विधायक हूँ, और एक विधायक के तौर पे मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। ऐसे ही अपने आप को रख के देखिएगा। और विधायक के तौर पे आप, ये अमेरिका यूएस वाला, विधायक के तौर पे आप उनसे, या सांसद के तौर पे आप उनसे ये पूछना कि मैं आपको जो है बिजली दूंगा, पानी दूंगा, आपके रोड पे गड्ढे हैं वो भरवा दूंगा, आपके घर में बिजली टाइम बे टाइम आती है उसके लिए काम करूंगा, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा। बस मैं एक काम नहीं करूंगा। कौन सा काम नहीं करूंगा? मैं आपका जो इस्लाम है उसके अंदर जो ख़राब बातें हैं उनको अच्छा नहीं कहूँगा। मैं आपके यहाँ जो भारत में बोला जाता है अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा, मैं अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं मानता भारत के अंदर। बस आप उनसे इतनी बात कह दीजिएगा, फिर देखिएगा वो आपको वोट देते नहीं देते। पहली बात तो यदि आप उनसे जाकर बात भी करेंगे ना कि अल्लाह सबसे बड़ा नहीं है, वो इसी बात पे आपसे लड़ पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को इस बात से कोई परवाह ही नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है। वो उस व्यक्ति को वोट देंगे जो उनके अल्लाह की जो टोपी है, जो अल्लाह का टोकरा है, वो सर पर रख के चलते रहेंगे। जो उनके अल्लाह का गाना गाएगा ना, वो उसको पसंद करते हैं। क्यों? उनको केजरीवाल के माध्यम से, राहुल के माध्यम से, अखिलेश के माध्यम से भारत में इस्लामिक शासन लाना है, दारुल इस्लाम लाना है, और वो अच्छी तरह जानते हैं। ये जो नेता हैं, अखिलेश हो गया या राहुल हो गया, ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारा यूज़ कर रहे हैं मुसलमान भी इनका यूज़ कर रहे हैं इस्लामिक शासन लाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी को किसी महिला ने धमकी नहीं दी है फातिमा नाम की। फातिमा तो केवल एक कठपुतली है। किसकी कठपुतली है? इस्लाम की कठपुतली है, अल्लाहवादी मानसिकता की कठपुतली है, अपने कुरान की कठपुतली है। कौन? फातिमा। उससे जो धमकी दिलवाई है ये अल्लाहवादी मानसिकता ने दिलवाई है, वो उस मानसिकता ने दिलवाई है, क्योंकि उसको पता है योगी जी यदि सत्ता में रहेंगे तो वो इल्लीगल मदरसों को तोड़ेंगे, वो इल्लीगल मस्जिदों को तोड़ेंगे। कौन? मुल्ला मौलाना, जो इमाम हवस हैं, जो इमाम, जो मुहज़्ज़म, जो कारी, जो काजी हवस के इमाम हैं या हवस के काजी हैं, जो काजी हवस हैं, योगी जी उनके ऊपर एक्शन लेंगे, उनको जेल में डालेंगे। ये महिलाएं नहीं चाहती हैं कि हलाला बंद हो। इस्लाम में जो हलाला है ना, कि पहले जिस पति से तलाक लिया है, यदि उससे दोबारा शादी करनी है तो पहले किसी दूसरे के साथ सोना पड़ेगा। योगी जी इस तरह की गंदी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ये महिलाएं नहीं चाहती हैं फातिमा जैसी, ठीक है। उनको डर इसी बात का, योगी जी आ जाएंगे तो मानवता आएगी। जो ट्रूडो है, जो कनाडा में हमला हुआ, उनको भी डर इसी बात का है कि यदि भारत सरकार इसी तरह प्रबल रही, सशक्त रही, तो हम जो भारत के अंदर खालिस्तानी आतंकवाद को पूरी तरह से घुसाना चाहते हैं वो कैसे घुसाएंगे, ठीक है। तो जो खालिस्तान में जो भी, चाहे वो वहाबी सिख हों, चाहे वो वहाँ की सरकार के लोग हों, अभी पता लगा उसमें एक वहाँ का पुलिस अधिकारी शामिल है जो मंदिर पर हमला हुआ है। अमेरिका की अगर हम बात करें, यदि कमला हैरिस, भगवान ने अगर यदि सत्ता में आती है कमला हैरिस, तो वो बड़े स्पष्ट रूप से अपनी रैली के अंदर जो फ़िलिस्तीनी इस्लामिक आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं उनके झंडों को अपनी रैली में घुमाने की आज़ादी, फहराने की आज़ादी दे चुकी है। तो आप खुद ही सोचिए, जब वो आएगी सत्ता के अंदर तो क्या वो इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर नकेल कसेगी, उसकी उस पर रोक लगाएगी? नहीं, वो उससे पैसा कमाएगी, जैसे अमेरिका कमाता है, जैसे सऊदी अरबिया कमाता है। सब कमाते हैं ना इस्लामिक आतंकवाद से पैसा। तो इसका जो जड़ है, इसकी जड़ और कुछ नहीं है, इसकी बड़ी सिंपल सी और साधारण सी एक ही जड़ है। ये लोग किस बात से डर रहे हैं? चाहे जो कनाडा में हुआ है,